पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, जिसके चलते विंग वांगजी को छोड़ के चला गया था, जिसके चलते विंग का दिल टुकड़े टुकड़े में बट गया था। आज का पार्ट इस एफएफ का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ पूरा एफएफ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांगजी विंग को डिसिप्लिन के भरोसे ही नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वांगजी चाहे खुद कितना भी टूटा हुआ हो, लेकिन खुद विंग को ढूंढने के लिए निकल गया था। 3-4 घंटे बीत गया था, विंग का कोई अता पता नहीं था, ना ही डिसिबल्स को विंग का कोई न्यूज़ मिला था, ना ही वांगजी अभी तक विंग को खोज पाया था। कुछ देर जाके एक एम्पर स्माइल की दुकान पे वांगजी को विंग मिलता है। वांगजी तुरंत जाके विंग के हाथ को कस के पकड़ लेता है। ऐसे अचानक किसी का टच पाके विंग प्रोन होके उठता है, लेकिन अगले ही पल वो मुड़ के देखता है कि वो लन वांगजी था। विंग तब दुकान वाला के साथ बार्गेनिंग कर रहा था। वांगजी को देख के विंग डर गया। वांगजी ने अपने अथॉरिटी वॉइस में कहा, विंग घर चलो। विंग अपना हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें लेटर में कह दिया है, मैं नहीं जाने वाला, मेरा पीछा छोड़ दो। विंग बहुत ज़्यादा वांगजी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग कामयाब नहीं हुआ। वांगजी विंग को अपने कंधों पे उठा के वहाँ से चला गया। अभी 11 बज रहा था रात का। क्लाउड डिसेस में एंट्री 10 बजे के बाद मना था, लेकिन वांगजी विंग के लिए फिर से एक रूल तोड़ देता है। वो विंग को लेकर क्लाउड रिसर्च में वापस आ जाता है। उसे कोई भी नहीं रोकता, क्योंकि सबको पता था कि वांगजी की हालत अभी क्या है, और अगर उन्होंने रूल्स को लेकर अभी तक कुछ कहा तो शायद इन दोनों के रिश्ते और भी बिगड़ सकता है। वांगजी विंग को सीधा जिंगसी में ले जाता है और उसे बेड में फेंक देता है। विंग वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। लन वांगजी, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने तो तुम्हें आज़ादी दे दिया है, तो फिर तुम क्यों इस जबरदस्ती के रिश्ते में रहना चाहते हो? क्यों तुम मेरा पीछा कर रहे हो? विंग कुछ और बोल पाता, लेकिन उससे पहले उसके लिप्स को पकड़ के वांगजी किस करने लगा। वांगजी उसे फोर्सफुली किस कर रहा था। विंग को एक किस जाना पहचाना लगा। तभी उसे याद आया कि अरे हाँ, उस दिन उस बैक माउंटेन में जो इंसान विंग को किस किया था। तभी विंग की दिमाग की घंटी बजी और उसने सोचा, क्या वो इंसान लंजा था? सोचते सोचते विंग को उस किस में मेल्ट होने लगा, लेकिन तब भी उसे कुछ सॉल्टी सा टेस्ट हुआ। विंग ने तुरंत लंजा को अपने आप से दूर किया और देखा कि लन वांगजी रो रहा था। लन वांगजी विंग के पैरों पे गिर गया और उसके पैर को पकड़ लिया और कहा, विंग प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? अगर तुम कभी भी मुझे छोड़ के जाए तो तुम्हें मेरे लाश के ऊपर से वापस जाना पड़ेगा। विंग वांगजी के आवाज़ में दर्द नोटिस कर पा रहा था। विंग ने कहा, लेकिन लंजा, तुम तो मुझे प्यार नहीं करते, तो फिर क्यों मुझे जाने नहीं देना चाहते? वांगजी ने कहा, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हें पता है कि इस शादी के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, मैंने कितने झूठ बोला, कितने रूल्स को तोड़ा है। तुम्हें अपना बनाने की कोशिश में मैंने अपने आप को और फिर अपने करीबी लोगों को धोखा दिया। विंग ने कहा, मतलब क्या है इसका? तुम्हारी शादी तो मुझसे फोर्सफुली करवाया गया था ना, या बस एक अरेंज मैरिज ही तो था? वांगजी ने कहा, किस बात का अरेंज मैरिज हुई? तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता था पहले से ही। हमारी शादी से पहले, जब तुम क्लाउड रिसेस में आए थे, पहले दिन जब तुमने मुझे टच किया था, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं तुम्हारे प्यार में गिरता गया। मुझे महसूस हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैं हर वक्त तुम्हारे ऊपर नज़र रखता था। फिर तुम एक दिन यहाँ से चले गए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पा रहा था, इसलिए मैंने वांगजी और भाई से जिद किया था कि वो हम दोनों की शादी करवा दे। वो लोग तो मानने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, लेकिन मैंने उन लोगों को बहुत ज़्यादा समझाया, जिसके बाद वो लोग राज़ी हुए हमारे शादी के लिए। विंग का दिमाग पूरी तरह से खाली पड़ गया था। वो क्या सुन रहा है? वो अब तक सोचता आया था कि लान वांगजी मियाँ मियाँ को पसंद करता था, और इधर तो वांगजी कह रहा है कि वो खुद विंग को पसंद करता था। विंग लान वांगजी से पूछा, लेकिन लज्जा, तुम तो मियाँ मियाँ से को पसंद करते थे ना, तुम तो उससे शादी करना चाहते थे। वांगजी ने कहा, किसने कहा तुम्हें कि मैं मियाँ मियाँ को पसंद करता था? मियाँ मियाँ को तो तुम पसंद करते थे ना विंग। विंग ने कहा, नहीं लंजा, मैं कभी भी मियाँ मियाँ को पसंद नहीं करता था। मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करते थे। वांगजी ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता था विंग? मैंने तुम्हारे अलावा अब तक किसी के तरफ भी नहीं देखा। विंग ने कहा, क्योंकि मैंने खुद देखा है तुम्हें उसको देखते हुए। जब मैं उसके साथ फ्लर्ट करता था तो तुम मुझे घूरते रहते थे। यहाँ तक कि शीशे की शादी में भी मैंने देखा था कि तुम मियाँ मियाँ को कैसे घूर रहे थे। वांगजी ने कहा,
क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मियाँ मियाँ को पसंद करते थे, इसीलिए मैं उसकी तरफ घूरता था, क्योंकि मुझे जेलसी होता था इस बात के लिए कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करते थे, तुम उसको पसंद करते थे। विंग को अब जाके अपनी गलती महसूस हुआ। उसने कहा, लेकिन लंचा, तुमने अगर मुझे प्यार किया होता तो फिर तुमने कभी भी मुझे टच क्यों नहीं किया? लन वांगजी ने कहा, क्योंकि विंग मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। विंग ने कहा, झूठ मत बोलो, अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहते तो तुम मुझे टच करते, मुझे हस्बैंड वाले वो सारे खुशियाँ देते, लेकिन तुम तो हर रोज़ मुझे कोल्ड ड्रिंक रिजेक्ट कर देते थे। तुम्हें पता है इस बात से मुझे अपने आप पर कितना ज़्यादा इंसल्ट फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे इंसल्ट करते हो। वांगजी ने तुरंत विंग के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, विंग, मैं तुम्हें कभी भी इंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस तुमसे फिजिकल रिलेशन इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैंने सुना था, तुम्हें याद है विंग, जब तुम्हारा और मेरा शादी तय हो गया था, तब हमारे शादी को 3 महीने बाकी था। तब मैं बहुत बेचैन हो गया था तुम्हें देखने के लिए, इसलिए एक दिन यहाँ से तुम्हारे लिए डाउरी ले जाने के लिए अंकल ने कुछ डिसेबल्स को ऑर्डर दिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद जाऊँगा तुम्हारे लिए डाउरी लेके। वहाँ जाके मैं तुम्हें लोटस विहार में नहीं ढूंढ पाया। मैंने तुम्हारे सीजे से पूछा, उन्होंने कहा कि तुम लोटस पॉन्ड के पास बैठे हो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और मैंने देखा कि तुम शायद किसी से बात कर रहे थे, इसलिए मैं पीछे खड़ा था कि तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन जब बहुत देर हो गया और तुम दोनों वहाँ से हिल नहीं रहे थे, तब मैंने जाने के लिए डिसाइड किया, और जब मैं तुम्हारे पास गया तो मैंने देखा कि तुम अपने आप से ही बात कर रहे थे और तुम अपने आप से ये कह रहे थे कि अगर वो लनवांग जी मुझे टच करेगा तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। हम दोनों ही मैन हैं और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ये बस एक अरेंज मैरिज है। अगर उसने ज़्यादा अपने आप को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश किया या फिर मुझे किसी भी तरह से टच किया तो मैं उसे तुरंत डिवोर्स देके यहाँ चला आऊँगा। जिस बात से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, उस दिन वापस आके मैं बहुत ज़्यादा रोया था। आते वक्त तुम्हारे सीजे से मेरा मुलाकात हुआ था और मैंने उसे कहा कि इस बारे में तुम्हें कुछ ना बताए कि मैं वहाँ आया था डाउरी लेके। मैं बस बेसब्र होकर उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि किस दिन हमारी शादी हो जाएगी, क्योंकि अगर एक बार शादी हो गया तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे रहोगे, मुझे छोड़ के तुम कभी भी नहीं जा पाओगे। विंग को अब समझ आया कि उसके स्टबर्डनेस के चलते ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। लंजा तो उसे बहुत प्यार करता है और उसके अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं। लंजा बस विंग के लिए विंग से इतना दिन दूर रखा खुद को। विंग ने लंजा को हक कर लिया और सॉरी कहा। विंग ने अपने आप को करेक्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हुए कहा, लंजा, तब मैं नादान था और तब मुझे लगता था कि तुम मियाँ मियाँ को पसंद करते थे, इसलिए मैं बस अपने आप से ही कुछ ना कुछ बकता रहता था पूरा दिन। मेरी बातों को तुमने इतना सीरियसली क्यों लिया लंजा? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कभी भी सीरियस कुछ बातें ही नहीं करता? लंजा ने कहा, विंग, तो क्या अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा, नहीं लंजा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। और तब जब मुझे पता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हो और मुझसे प्यार करते हो। विंग और वांगजी दोनों ही रो रहा था। दोनों के आँख में ही आंसू था। दोनों अपने अपने स्टबर्डनेस के चलते एक दूसरे को हर्ट कर दिया था। उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग इतने बढ़ गया था कि शायद सही टाइम पे अगर दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं किया जाता तो पता नहीं ऊपर वाला ही जाने आज उन दोनों को रिश्ते का क्या मोड़ होता। दोनों अपने अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे थे कि जिस इंसान को उन्होंने प्यार किया उसी इंसान को वो खुद हर्ट कर दिया। वांगजी और विंग अब एक दूसरे के फेस में हाथ ले जाके एक दूसरे के गाल को सहला रहा था और एक दूसरे को आंसू को पोंछ रहा था। वो तो ऊपर वाला का शुक्र था कि दोनों को एक दूसरे के रिश्ते की सच्चाई के बारे में पहले से ही पता चल गया, वरना ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दोनों का रिश्ता शायद आज रिश्ता ही ना बचता। विंग ने ओंगजी को अपने तरफ खींचा और उसके लिप्स पे किस कर दिया। पहले तो वो जेंटल और प्यार भरा किस था, लेकिन धीरे धीरे वो हॉर्नी होता गया। अब विंग और वांगजी बेड पे थे। विंग, क्या मैं तुम्हें क्लेम कर सकता हूँ? विंग ने कहा, लंजा, मैं तो कब से इस बात का इंतज़ार में था। तुम कब मुझे क्लेम करोगे? तुम कब मुझे टच करोगे? हमारे वेडिंग नाइट कब हम मनाएंगे? इस बात का देर ही था कि वांगजी ने विंग के सारे रब्स को एक झटके से निकाल दिया। विंग वांगजी के सामने पूरा नैकेड था। वांगजी विंग के बॉडी के साथ खेल रहा था। वो उसके चेस्ट पे हाथ फिरा रहा था, उसके बेली बटन पे अपना उंगली फिरा रहा था और अपने टंग से लिक कर रहा था। विंग वांगजी के नीचे स्वीट सा आवाज़ निकल रहा था, जिस बात से वांगजी और भी ज़्यादा हॉर्नी होता जा रहा था। वो विंग के जगह जगह पर लाभ बाइट बना रहा था। विंग ने वांगजी से कंप्लेन करते हुए कहा, लंजा, लनर काका, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि मैं तुम्हारे नीचे ऐसे लेटा हुआ हूँ और तुम अभी तक प्रॉपर रोब्स में हो।
यहाँ तक कि तुमने तो अब तक फोरहेड रिबन भी नहीं उतारा। ये कह के विंग ने तुरंत वांग जी के फोरहेड रिबन को उसके फोरहेड से निकाल दिया। विंग उठ के वांग जी को अनड्रेस करने लगा। अब विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने पूरा नकेट खड़े थे। फिर तभी वांग जी को याद आया कि अरे हाँ, विंग तो उसे छोड़कर जा रहा था ना। इस बात से वांग जी के दिमाग में कुछ शरारत सूझा और उसने विंग को कहा, विंग। विंग ने हाँ कहा, लेकिन लंजा ने कुछ नहीं कहा। वो बस जोर जोर से विंग को बाइट करने लगा, जिस बात से विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और उसने कहा, लंजा क्या कर रहे हो, डॉग की तरह क्यों बाइट कर रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम्हारी पनिशमेंट है। विंग ने कहा, किस बात की पनिशमेंट। वांग जी ने कहा, मुझे छोड़ के जाने की पनिशमेंट है, ताकि तुम दोबारा मुझे छोड़ के जाने की हिम्मत भी ना कर सको। वांग जी धीरे धीरे विंग की पूरी बॉडी को सहला रहा था। वो विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर दे रहा था। वो विंग के निपल्स के होके, बेली बटन से होके उसके थाई पे आ गया और सॉफ्ट बटरफ्लाई किस करने लगा, जिस बात से विंग बहुत ज़्यादा मोर्निंग कर रहा था। फाइनली वो अपने फिंगर से विंग को प्रिपेयर किया और विंग को प्रिपेयर करने के बाद अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट किया। पहले तो वो जेंटल था, फिर धीरे धीरे जब विंग इस बात से पूरा एंजॉय करने लगा, तब वो बहुत ज़्यादा रफ जा रहा था। विंग को दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। वो बार बार वांग जी को धीरे करने के लिए प्लीडिंग कर रहा था, लेकिन उसे वांग जी की रफनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब वांग जी धीरे जाता है तो विंग उसे और भी ज़्यादा रफ होने को कहता है। फाइनली दोनों ने रिलीज कर दिया। फिर वांग जी ने स्टार्ट किया, विंग को दूसरे पोजीशन में लाया और दोनों पूरा रात तक एक दूसरे के साथ पैशनेट नाइट बिताते हैं। विंग ने कई बार कंप्लेन किया कि लनर काका, अगर इमेजिन करो कि अगर मेरे जगह कोई लड़की होता तो अब तक तो वो अपना दम ही तोड़ चुकी होती, क्योंकि तुम इतने पिस्ट हो मुझे भी नहीं पता था। आखिर तुम इतने दिन से अपने डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल करते थे। वांग जी विंग के साथ इस तरह से इंटीमेट हो रहा था, मानो कि वो इतने दिन से अपने जो डिज़ायर्स को रोके हुए था, वो सब एक दिन में बाहर आ रहा था। वांग जी ने कहा, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोका विंग। मैं हर रोज़ कोल्ड पॉन्ड में नहाता था ताकि मैं अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकूं। मैं हर रोज़ बुद्धा मंत्र पढ़ता था ताकि मैं अपने जोश में आके तुम्हें हर्ट ना कर दूं। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मेरे अंदर उतना ज़्यादा डिज़ायर नहीं होता था। सुबह को जाके वांग जी विंग को छोड़ता है। अगले दिन विंग वांग जी के बाहों में उठता था। उसने अपने आप को हिलाने की कोशिश किया, उसे शार्प पेन हुआ अपने लोअर बॉडी में। उसने देखा कि वांग जी अभी तक उसके अंदर ही है। वांग जी अभी तक अपने आप को विंग से अलग नहीं किया था। विंग का थोड़ा सा मूवमेंट होते ही वांग जी फिर से वेकअप हो गया और वो फिर से विंग के बॉडी को लेकर छेड़खानी करने लगा। फाइनली सुबह 2 राउंड लेने के बाद वो वांग जी ने विंग को बाथटब में ले गया और फिर वहाँ भी दोनों ने अपना ये पैशनेट इंटरकोर्स चालू रखा, जहाँ तक कि वांग जी इतना रफ था कि उन्होंने तो बाथटब ही तोड़ दिया, जिस बात से दोनों हंसने लगे। अब तक मानो वांग जी और विंग जितना महीने अपने आप को कंट्रोल किए हुए था, वो सब वो लोग एक दिन में भरपाई करना चाहते थे। नहाने के बाद वांग जी विंग के बॉडी को अच्छे से ड्राई करता है, उसके बालों को ड्राई करता है और उसे नया रोब्स पहना देता है। वांग जी ने बेडशीट को भी चेंज कर दिया था। फिर दोनों दोपहर तक आराम करते। पूरा दिन विंग वांग जी के बाहों में ही था और वांग जी विंग को निहारते जा रहा था। सभी को पता था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था, इसलिए किसी ने भी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। दोपहर को लंच करने के बाद फाइनली विंग जिंगसी से बाहर आया। लंच करने के बाद वांग जी जूनियर्स को सिखाने के लिए क्लास में चला गया। विंग अभी तक जिंगसी में था, तभी जिंगसी के डोर पे नॉक होता है। वांग लन सीजन अंदर आता है। लन सीजन ने विंग से कहा, क्या आप ठीक है यंग मास्टर वेबुसियन ने कहा, हाँ काका मैं ठीक हूँ। विंग के बातों को सुन के लन सीजन भी हंसने लगा, क्योंकि विंग सीजन के साथ भी फ्लर्टिंग कर रहा था। सीजन ने कहा, आई होप कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया होगा। विंग ने हाँ में सर हिलाकर कहा, सारे गलती मेरा ही था देवजुन, मुझे वांग जी को समझना चाहिए था। मुझे पता था कि मेरा हस्बैंड एक स्टबर्न है, लेकिन मैंने ही अपने दिमाग में इतना कुछ बैठा लिया था कि मैं वांग जी को समझ नहीं पाया। देवजुन ने कहा, मुझे पता है कि वांग जी ने आपको सब कुछ बताया होगा, लेकिन आपको पता है मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। मुझे यकीन है कि उन्होंने वो सब कुछ तो आपको नहीं बताया होगा। मैं बस आपसे कुछ कहने आया हूँ, ताकि इस बात के बाद आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। विंग ने सिर हिलाया और जेओजुन विंग से कहने लगा कि दरअसल व्याख्यान तो एक बहाना था। मेरे मदर के जाने के बाद वांग जी पूरी तरह से अपने आप को आइसोलाइज कर दिया था।
वो पूरी तरह से एक अलग सा इंसान बन गया था। पहले तो वो रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, लेकिन मदर के मरने के बाद मानो रूल्स और रूल्स के बीच में ही फंस कर रह गया था वांगजी। इसलिए क्लैन के एल्डर्स और अंकल ने मिलकर फैसला किया था कि हर वक्त व्याख्यान के नाम पे सारे राजकुमार और राजकुमारियों को लैंड में बुलाया जाएगा, ताकि वांगजी उन लोगों के साथ घुल मिल सके और वांगजी अपने आप को उस केज से बाहर निकल सके। लेकिन हर साल कोई ना हर व्याख्यान के लिए सभी क्लान से आते गए लड़के और लड़कियां, लेकिन वांगजी के साथ अब तक किसी का भी नहीं बना, जहाँ तक कि वांगजी ने भी अपने केज को कभी भी किसी के सामने खोलने की कोशिश नहीं किया। फिर एक दिन आप आए क्लाउड रिसर्च में, और पहली बार वांगजी ने किसी के ऊपर गुस्सा किया था। किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। जहाँ तक कि जिस दिन आप यहाँ पहले दिन आए थे, आपने उसे टच किया था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा था कि आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसने कहा कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि उसकी गलती था। तभी अंकल और मैं समझ गए कि वांगजी को अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो आप ही हो। इसलिए हमने वांगजी के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो आपको सुधर सके, क्योंकि हमें पता था कि आप ज़रूर वांगजी आपको सुधारे या ना सुधारे, आप वांगजी को ज़रूर सुधार सकते हो। और हुआ भी ऐसे। धीरे धीरे वांगजी आपको पसंद करने लगा। वो बहुत जेलस होता था जब आप किसी और के साथ बातें करते थे। आपके आने के बाद वांगजी ने पहली बार रूल्स तोड़ा था। अंकल और एल्डर्स और हमें सभी लोग तंग रह गए थे। फिर हमारे क्लैन के कुछ रीजंस के चलते हमें 6 महीने बाद व्याख्यान को बंद करना पड़ा, और आप यहाँ से चले गए। आपके जाने के बाद वांगजी फिर से उस कोल्ड वांगजी बन गया था। हमने डिसाइड किया था कि आपके लिए और वांगजी के शादी के लिए हम जियांग क्लैन में लेटर्स भेजेंगे, आपको शादी के प्रपोजल देंगे। लेकिन हम कुछ करें इससे पहले वांगजी ने खुद ही कहा कि वो आपको पसंद करता है और आपसे शादी करना चाहता है। अगर एल्डर्स एक बार में मान जाता तो वांगजी का शक हो जाता, इसलिए एल्डर्स ने उसके मुंह के ऊपर ना कर दिया, क्योंकि सभी देखना चाहते थे कि वांगजी अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डालता है। आप दोनों के बीच क्या हुआ सब हमें पता है, लेकिन फिर भी एल्डर्स ने पूछा और साफ साफ उसे मना कर दिया। तब वांगजी ने झूठ बोला। आपको पता है, उन्होंने कहा कि आप दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है और आप उसके फोरहेड रिबन को भी टच कर चुके हो। क्लैन्स के एल्डर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि पहली बार वो वांगजी को ऐसे देख रहा था। फिर वांगजी ने बहुत ज़्यादा जिद किया और आपके क्लैन में लेटर भिजवा दिया। जहाँ तक कि भी आपके डाउरी ले जाने के दिन भी वांगजी ने खुद जिद किया कि वो खुद जाएगा। ने कहा हाँ, इस बात तो वांगजी ने मुझे बताया था, और यही तो जड़ था सारे मिसअंडरस्टैंडिंग की। जेओजू ने विंग को जो कुछ भी कहा, उसके बाद विंग के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया था। जेओजू ने कहा कि दरअसल वांगजी वर्ड्स के साथ अच्छा नहीं है, वो अपने फीलिंग्स को जता नहीं पाता, वो अपने हर फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा के रखता है। आपको उसे समझना होगा यंग मास्टर वे, आपको उसे उस केज से बाहर निकलना होगा। लन सिचन विंग को और भी ज़्यादा कुछ समझाते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। उस दिन से वांगजी और विंग के बीच दूरियां बहुत कम हो गया था। अब तो वांगजी बिल्कुल सिमलेसो की तरह हरकत करता था। वांगजी को जहाँ कहीं भी विंग अकेला मिलता था वो विंग के साथ फ्लर्ट करने लग गया था। विंग को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही स्टाबर्न लड़का है जो कुछ दिन पहले विंग को छूने के लिए भी तैयार नहीं था, और आज देखो विंग के साथ क्या क्या हरकतें करने को खुद ही इनिशिएट लेता है। वांगजी विंग को जहाँ कहीं भी अकेला पाता था उसे फोर्सफुली किस करने लगता था, जिस बात से विंग को पक्का ये यकीन हो गया कि उस दिन पेड़ के पिन करके जिस लड़की ने उसे किस किया था वो कि लड़की नहीं था, वो लंजा था। उसने जब लंजा को इस बारे में पूछा तो उसका कान लाल हो गया। उसने शर्माते हुए कहा हाँ मैंने ही किया था। विंग ने कहा तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब रीजन में वांगजी ने कहा कि वो विंग को पहले से ही पसंद करता था, और उस दिन विंग को ब्लाइंड फोल्ड देख के उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं हुआ और उसने फोर्सफुली विंग को किस कर दिया था, जिसके बाद उसे अपने रूल्स का याद आया था, क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ दिया था और वो अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाया था। इसलिए उसने अपने आप को सजा देने के चक्कर में एक और रूल तोड़ दिया था, जो कि था कि उस पेड़ को उसने बिना वजह काट दिया था। विंग वांगजी को बात के सुन के बहुत ज़्यादा हंसा था और वांगजी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाया था। उसने कहा अच्छा तुम मेरे बारे में और क्या क्या इमेजिन करते थे। वांगजी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसे एक्शन में दिखा दिया, क्योंकि अब तो वांगजी विंग को कोल्ड फन में, बैक माउंटेन में या फिर जिंगसी में लाइब्रेरी में कभी भी नहीं छोड़ता था। ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ उन दोनों ने इंटीमेट नहीं हुआ था, और वो ये सब हर रोज़ करता था, यहाँ तक कि दिन में कई बार करता था। अब तो विंग को अपने आप पर गुस्सा आता था कि फेविसिया तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है।
अगर उसे पता था होता कि वांग जी ऐसे बीस्ट निकलेगा तो वो कभी भी वांग जी को अपने आप को टच करने ही नहीं देता, क्योंकि हर रोज़ वांग जी उसके बॉडी के साथ खेलता और हर रोज़ उनको कोल्ड बन के हर्ब्स वाटर में जाके नहाना पड़ता, तब जाके उसके बॉडी के पेन दूर होता। ऐसा करते दिन बीतने लगा। अब विंग की तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगा। एक दिन तो विंग लन सीजन के साथ कुछ लंच के मैटर को लेकर बात कर रहा था कि तभी वो अपना सीट चकरा के गिरने वाला था कि लन सीजन ने उसे पकड़ लिया और लन सीजन उसे हिलर के पास ले गया, जहाँ हिलर ने विंग को चेक करने के बाद ये कहा कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग तो पहले हैरान हो गया कि ये सब कैसे हो सकता है, दोनों ही लड़का है। फिर उसे हिलर ने कहा कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है और दोनों के गोल्डन कोर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, इसलिए अगर उन दोनों के गोल्डन कोर के मिक्स होने पर अगर ऐसा कुछ होगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। विंग ने लन सीजन को मना किया ताकि वो लंजा को ना बताए, क्योंकि विंग खुद लंजा को सरप्राइज देना चाहता था। जिंगसिंग ने जाके कुछ दिनों तक विंग वांग जी के सामने हर वक्त बच्चे का बात करता था और उसे बहुत क्लू देने की कोशिश करता था, लेकिन वांग जी था जो कि समझ ही नहीं पाता था। जब भी विंग उसके साथ ऐसा कुछ बात करने लगता, वांग जी विंग को पेट पे पिन करके उसके साथ शर्मनाक हरकतें करने लग जाता था। वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा रफ हो जाता था। इस बात को लेकर वांग जी को विंग को अपने बच्चे को लेकर चिंता बढ़ने लगा कि अगर वांग जी ऐसे ही रफ होता गया तो उसके बच्चे को हर्ट ना हो जाए। उसने वांग जी को क्लू देने की कोशिश किया, लेकिन वांग जी समझ ही नहीं पाया। विंग ने कहा कि वो कैसे बोल सकता है कि उसका हस्बैंड कितना बड़ा स्टबर्न है। उससे पहले भी उसने कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लिया था। विंग डर गया कि उन लोगों के बीच फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए उसने वांग जी को साफ साफ बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बात से वांग जी इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसे लेके घुमाने लगा। उसने फिर से एक रूल्स तोड़ दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। विंग के बेली धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। उसका मूड स्विंग्स हर वक्त चेंज होता जाता था और उसे अब ये चाहिए था तो कभी उसे वो चाहिए था। वांग जी उसके सारे टंस्ट्रम को झेल रहा था। फाइनली 9 मंथ्स के बाद विंग एक क्यूट सा बेबी बॉय को जन्म देता है, जिसका नाम उन्होंने आईवान रखा था। अब विंग जिंगसी में आईवान के साथ सो रहा था और उसके साइड में लन वांगजी सोया हुआ था, जो कि विंग को कस के पकड़ा हुआ था। ये वही जिंगसी था, वही बेड था, लेकिन समय अलग अलग था। प्यार उन दोनों के बीच में अभी तक वैसा ही था, लेकिन तब उन लोगों दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था और अब उन दोनों के बीच आईवान है। विंग तो सोच ही नहीं सकता था कि वो कभी भी इतना खुद को लकी पाएगा कि उसके पास उसका खुद का एक बेटा भी होगा। विंग ने कभी भी अपने आप को अनलकी नहीं समझा था, क्योंकि उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसे उसका सीजे मिला था, जो कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, और उसके सीजे के बाद उसे लंजा मिला और अब आईवान। विंग के लाइफ मानो पूरी तरह से खुशियों से भर गया था। वांग जी भी विंग को बहुत प्यार करता था। इस बात को दिखाने के लिए वांग जी कहीं किसी का भी कमी नहीं छोड़ता था। भले ही अब उन दोनों के बीच में आईवान आ गया था, लेकिन वांग जी अभी तक वही वांग जी था जो विंग के लिए सब कुछ कर रखने को तैयार था, मानो कि कल ही उन दोनों का वेडिंग फिर से हुआ है। विंग इस बात को सोचते सोचते वांग जी को कस के पकड़ लेता है और उसके लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है। विंग के टच पाते ही वांग जी अपना नींद में विंग को अपने आप से और भी ज़्यादा करीब कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। विंग सोचता है कि ये स्टबर्न इंसान नींद में भी उसे नहीं छोड़ता। इसी के साथ इस फैन फिक्शन का द एंड हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।